Yes. So, where were we before lunch? Okay. So हम लोगों ने बात किया था कि जैसे इधर कि 50% ऑफ जो RNA जनरेट होगा इट विल बी यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन्स and 50% of that RNA, remaining RNA will be used as a genomic RNA, okay, viral genomic RNA, okay. तो ये पैक कर दिया जाएगा एंड पैक करने के लिए जो प्रोटीन्स रहेंगे वो 50% जो हम लोगों ने देखा था वो पैक करने के लिए यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का वायरल जेनोमिक रेप्लिकेशन का, ओके। इधर थे हम लोग इधर, ओके। So, during maturation of the viral particle, the complementary negative sense RNA are synthesized. ठीक है, negative sense synthesize होता है, ठीक है, using capped positive sense RNA as a template within viral capsid to form double stranded DNA, right? तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो इधर ये पॉजिटिव सेंस, एक मिनट जस्ट, पॉजिटिव सेंस आरएनए जो जनरेट हो रहा है उसके कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव सेंस आरएनए जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये फुल्ली कंप्लीट डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं जनरेट हो रहा, इसमें थोड़ा सा पार्ट रह जा रहा है, ठीक है। सो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जनरेट हो गया, ठीक। फुल्ली डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं है, इट इज पार्शियली डबल स्टैंडर्ड आरएनए। कैसे, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इतना जो जो कुछ बचा कुचा पार्ट है उधर आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं, ओनली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके। ओके, सो यस, जस्ट अ सेकेंड, और मैं वापस इधर जा रहा हूँ, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। अभी ये सब ये आपके ओवरव्यू है, ठीक है। एंड वी विल गो इनटू 4 एग्जांपल्स ऑफ वायरस रेप्लिकेशन, तो हम लोग वो डिटेल में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस। तो ऑब्वियसली आपको पता है जब भी इधर पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस की बात हो रही है तो क्या होगा, ये डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाएगा इनटू प्रोटीन्स, ओके, ठीक है। ये डायरेक्टली ट्रांसलेट हो सकता है इनटू प्रोटीन्स और इट कैन बी रेप्लिकेटेड बाय आरडीआरपी, है ना, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और ये नेगेटिव सेंस हो जाएगा। अभी नेगेटिव सेंस विल एक्ट एज अ टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट का काम करेगा और नेगेटिव सेंस टेम्पलेट का काम करेगा एंड देन इट विल फॉर्म आपके बहुत सारे पॉजिटिव सेंस वायरल जीनोम, ठीक है, वायरस के जीनोम के काम करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंस आरएनए का फायदा क्या है, इट कैन बी डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स, ठीक है। और उसका फिर आरडीआरपी से फिर वो नेगेटिव सेंस बनेगा और नेगेटिव सेंस से वापस आरडीआरपी से पॉजिटिव सेंस बनेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे वायरल जीनोम जो प्रोजेनी फाजेस बनाने के लिए काम आ जाएगा, ओके। समझ रहे हो ऊपर से जा रहा है, यस और नो? कोई रिप्लाई दे सकते हैं? समझ में आ रहा है तो बता दो यस, और ऊपर से आ रहा है तो रिपीट बोल सकते हो, ओके। सो पॉजिटिव सेंस जो वायरसेस है, पॉजिटिव एसएसआरएनए का फायदा ये है, ठीक है, डायरेक्टली वो ट्रांसलेट हो सकता है या इट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोड्यूसिंग नेगेटिव सेंस, और नेगेटिव सेंस फिर आपके बहुत सारे प्रोजेनी फाजेस बनाने के लिए यूटिलाइज हो जाए, ओके। तो एग्जांपल्स कौन से ये भी इंपॉर्टेंट है। पिको आरएनए विरिडे, पिको मतलब छोटा, पिको आरएनए, आरएनए वायरस है, ठीक है। विरिडे, विरिडे मतलब फैमिली है, ठीक है, जो भी होते हैं विरिडे मतलब फैमिली को बिलोंग कर रहा है। फ्लैवीविरिडे, कैलिसीविरिडे, ठीक है, ये सब फैमिली है। और इधर इसमें पॉजिटिव सेंस आरएनए यूटिलाइज जीनोम, ठीक है। और बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं ऑब्वियसली,
दे हैव वेरी इफेक्टिव रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, काफ़ी इफेक्टिव रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी है। जैसे मैंने पहले बताया, जीनोमिक आरएनए आपका इट फंक्शंस एज एमआरएनए, ठीक है, पॉजिटिव सेंसर। ओके, जीनोमिक आरएनए इज पॉलीसिस्टोनिक इन नेचर। अभी आपको पता है पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, एक ही एमआरएनए कैन प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोटीन, ठीक है। तो एंड फाइनली क्लीव इनटू वायरल प्रोटीन्स एंड वायरल सेलुलर प्रोटीज। तो प्रोटीन्स मिल सकते हैं उसमें, एंजाइम्स भी रह सकते हैं, तो प्रोटीज का भी प्रोटीज भी जनरेट हो। वन ऑफ द प्रोटीन इज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए। ऑब्वियसली क्या, जैसे मैंने पहले बताया कि होस्ट डजंट हैव आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, तो आरएनए से आरएनए जनरेट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, कैपेसिटी नहीं है उसके पास, या प्रोटीन्स नहीं है उसके पास। सो ऑब्वियसली वायरस हैज़ टू कैरी, और वायरस के जीनोम में इनकोडेड रहता है आरडीआरपी, ठीक है। ओके, या इट ट्रांसक्राइब्स द जीनोमिक पॉजिटिव सेंस आरएनए इनटू, ऑब्वियसली आरडीआरपी का फंक्शन क्या है, पॉजिटिव सेंस से नेगेटिव सेंस, या नेगेटिव सेंस से वापस पॉजिटिव सेंस जनरेट करना, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस के बारे में। अभी आते हैं नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस के बारे में, ठीक है। अभी एग्जांपल्स क्या क्या है, पैरामिक्सोविरिडे, ठीक है, पैरामिक्सोविरिडे, ओके, रैप्टोविरिडे, ये एक्चुअली रैप्टोविरिडे रेबीज वायरस को रेबीज कॉज करता है, ठीक है। फिलोविरिडे, ओके, इसमें है क्या है, हैव नॉन सेगमेंटेड नेगेटिव सेंस आरएनए जीनोम, ठीक है। नॉन सेगमेंटेड मतलब इसमें कोई सेगमेंट नहीं है, एक ही पूरा वन फ्रैगमेंट रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है, तो ये भी अपना आरडीआरपी खुद ही जनरेट करेगा, ठीक है, इट विल इनकोड इट्स ओन आरडीआरपी, ठीक है। और जीनोम ऑब्वियसली तुमको पता है, अगर नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है, ठीक है, तो नेगेटिव सेंस से नेगेटिव सेंस ऑब्वियसली प्रोजेनी नहीं जनरेट हो सकता, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट, एसएसआरएनए, ठीक है। और फिर इससे आपके बहुत सारे प्रोजेनीस जनरेट होंगे नेगेटिव सेंस वाले, ठीक है, टेम्पलेट, इट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंस है, आरडीआरपी आ गया आपका इधर, पॉजिटिव सेंस जनरेट किया, फिर पॉजिटिव सेंस से वापस आरडीआरपी आ गया, ठीक है, और ये बहुत सारे नेगेटिव सेंस। ऑब्वियसली एक बार पॉजिटिव सेंस जनरेट किया तो इससे आपके प्रोटीन्स भी जनरेट हो सकता है, ठीक है, ट्रांसलेशन ऑन, ठीक है, ओके। A range of mRNA are produced and translated to make different proteins rather than by a single polyprotein. तो एक प्रोटीन नहीं, बहुत सारे प्रोटीन्स जनरेट होते हैं। All proteins are not produced at the same level and number of control mechanisms is used. Okay, so वैसे there it is encoded by just a second. It is encoded by number of actually बहुत सारे प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, बट थिंग इज कि सारे प्रोटीन सारे हाई लेवल पे प्रोड्यूस नहीं होते, कुछ प्रोटीन थोड़े लेवल पे प्रोड्यूस होते हैं, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में, कुछ प्रोटीन्स ज़्यादा लेवल पे प्रोड्यूस होते हैं। अब ये कौन कंट्रोल करते हैं, तेरा कंट्रोल मैकेनिज्म। अब क्या कंट्रोल मैकेनिज्म है वो डिटेल में इधर नहीं दिया, ठीक है, ओके। सो आरडीआरपी का फंक्शन क्या है, एमआरएनए जनरेट करना। आरडीआरपी का फंक्शन क्या है, जीनोम का टेम्पलेट्स जनरेट करना, ठीक है, सिंथेसाइज वायरल जीनोम्स यूजिंग पॉजिटिव सेंस आरएनए एज अ टेम्पलेट, ठीक है। तो पॉलीमरेज आरडीआरपी का दो फंक्शंस है, एक तो रेप्लिकेस मतलब आरएनए से आरएनए जनरेट करना, और ट्रांसक्रिप्टेज जो आरएनए से आरएनए जनरेट करना है, मतलब पॉजिटिव सेंस आरएनए जनरेट करना है, विच इज नथिंग बट एमआरएनए, ठीक है। तो एमआरएनए से वो प्रोटीन के लिए चला जाएगा, ठीक है। तो अगर वापस मैं बता देता हूँ, आपका ये आरडीआरपी है, ठीक है, तो इसको मैं ये सेंस में क्या बोलूँगा, रेप्लिकेस बोलूँगा, मतलब रेप्लिकेट हो रहा है आरएनए से आरएनए, ठीक है। और जब ये नेगेटिव सेंस से पॉजिटिव सेंस जनरेट हो रहा है, और पॉजिटिव सेंस से अगर वो ट्रांसलेट करने के लिए गया, ट्रांसलेट करने के लिए मतलब प्रोटीन जनरेट करने के लिए गया, so it will be basically
इट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्टेस। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्टेस, मतलब ट्रांसक्राइब आपका mRNA जनरेट करने के लिए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्टेस। ओके, ठीक है। सो आपका दो RDRP के फिर दो फंक्शंस हो जाते हैं आपका, रेप्लिकेस या एंड ट्रांसक्रिप्टेस। दोनों फंक्शन मतलब दोनों भी सेम ही है, बट उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? यस, कुछ ऊपर से आ रहा है, बता दो। ओके, सो कुछ कुछ ऐसा नेगेटिव सेंस RNA वायरसेस होते हैं जिनके, ओके, ओके, देयर आर सम नेगेटिव सेंस RNA वायरसेस which have segmented genome। तो कुछ कुछ वायरसेस के पास सेगमेंटेड जीनोम्स रहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट कि ये जो सेगमेंटेड जीनोम्स रहेंगे इंडिविजुअली मोनोसिस्टोनिक mRNA जनरेट करने में, मतलब जो एक वन स्ट्रैंड वन जीनोम वन सेगमेंटेड स्ट्रैंड विल गिव राइज टू वन प्रोटीन ओनली, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इसलिए वो सेगमेंटेड फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखने वाले वो, just a second। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उसमें आपका हम लोग देखने वाले वायरल विथ सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम दैट यूज डबल स्टैंडर्ड DNA इंटरमीडिएट टू रेप्लिकेट, ठीक है। तो क्या सिंपली क्या बोल रहे हैं कि जो वायरस है इट इज सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है, बट वो क्या कर रहा है, उसका इंटरमीडिएट क्या, डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है, विच इज नथिंग बट cDNA, ठीक है, cDNA। तो RNA से cDNA जनरेट कर रहा है, और फिर ये क्या हो जाता है आपका, इंटीग्रेट हो जाता है इनटू होस्ट, ठीक है, होस्ट के अंदर इंटीग्रेट हो गया, और जब भी उसको लगे कि स्ट्रेस लेवल या इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई है, या फेवरेबल इन्वायरमेंट या अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है, देन इट विल स्टार्ट रेप्लिकेटिंग, मतलब RNA जनरेट करेगा जीनोम वायरस। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है HIV, ठीक है, HIV वायरस हो गया, तो ये रेट्रो वायरसेस के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान से अगर सुन सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। HIV एंड SIV ये दो अकेले ऐसे वायरस है रेट्रो वायरस के अंदर जो कि कैंसर प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, ध्यान से सुनो। रेट्रो वायरसेस में और भी बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। अभी HIV एंड SIV आर ओनली वायरसेस, yeah, one of the few viruses that which comes under retroviruses and does not produce cancer, ठीक है, कैंसर प्रोड्यूस नहीं करे, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो HIV एंड SIV मतलब सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, सीमियन मतलब बंदर, ओके आपके, ठीक है, इधर आ जाते हैं। ओके, इन रेट्रोविरिडे, विरिडे मतलब फैमिली के बारे में बात करें, हैज आइडेंटिफाइड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग मैमल्स, मैमल्स में भी देखा गया। द मेन फोकस ऑफ रेट्रोवायरस हैज बीन एवियन, ओके, एवियन में पाया गया एंड ह्यूमन रेट्रोवायरसेस, ठीक है। राउस सार्कोमा वायरस, राउस सार्कोमा वायरस, राउस इज अ साइंटिस्ट का नेम, ठीक है, सर नेम बेसिकली राउस, ठीक है, जैसे राउत रहता है, हो गया, जैसे मेरा नाम काला है, ठीक है, वैसे ये राउस इज अ सर नेम, ओके। सार्कोमा मतलब क्या हो गया, ये कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर, ठीक, सार्कोमा वायरस है, ऑब्वियसली वायरस इज कॉजिंग कैंसर, ठीक है, वायरस आपका कैंसर कॉज कर रहा है। फिर आपका हो गया HIV हो गया, STLV हो गया, ये रेट्रोवायरसेस के अंदर आता है, ओके। रेट्रोवायरस कैन कॉज वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज, बहुत ज़्यादा डिजीज कॉज कर सकता है। तो इसमें कौन से डिजीज के नाम बताए गए, कैंसर हो गया,
इम्यूनोडेफिशिएंसी हो गया या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मतलब क्या हो गया, आपका न्यूरॉन सिस्टम जो है आपका करेक्ट काम नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो कैंसर हो गया, इम्यूनोडेफिशिएंसी हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए। ओके, the replication strategy of retrovirus involves integration into of the viral complementary DNA into host chromosome, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे मैंने इधर बताया आपको कि जो आरएनए है, आरएनए वायरस है वो, ठीक है, और बट वो क्या हो जाता है, cDNA में कन्वर्ट हो जाता है यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कुछ ही वायरसेस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो रेट्रोवायरस के पास है। और अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था हेपेटाइटिस बी वायरस, जो हेपेटाइटिस वायरस, उसके पास भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। ओके, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से cDNA जनरेट कर रहा है, एंड देन फिर डीएनए से, और डीएनए क्या करता है, वो इंटीग्रेट कर देता है ठीक है, आपके होस्ट के क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो हम लोगों ने म्यूटेशंस के बारे में पढ़ा था, राइट। म्यूटेशन में क्या था, एडिशन या डिलीशन ऑफ डीएनए। अभी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या हो रहा है इधर, एडिशन ऑफ डीएनए हो रहा है, और छोटा मोटा डीएनए नहीं हो रहा है, काफी एक 1 बेस पेयर का डीएनए नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा डीएनए, ठीक है, इन कंपैरिजन टू 1000 बेस पेयर बड़ा है, ठीक है। तो बहुत बड़ा डीएनए ऐड हो रहा है, तो बेसिकली जिधर भी इंटीग्रेट होगा उधर क्या करेगा वो, म्यूटेशन कॉज करेगा, ठीक है। तो ये हो सकता है ये जीन नॉन फंक्शनल हो जाए, इट विल रेंडर दिस जीन नॉन फंक्शनल, ठीक है। तो आपका वो जीन फायर नहीं करेगा या एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट जो है, इधर आ जाते हैं। तो जब भी वो डीएनए निकलेगा भी, मतलब एज एन वायरस एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो एमआरएनए जनरेट करेगा, तो उधर का उधर ही रहेगा, एंड इट विल रिमेन लाइफ फॉर लाइफ टाइम। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे उसमें दो टाइप के सेल्स हो गए, सोमैटिक सेल्स हो गए, और दूसरे हो गए जर्म लाइन सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एग या स्पर्म, ठीक है। अभी क्या होता है, ये वायरसेस एग एंड स्पर्म में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, आपके नेक्स्ट जनरेशन में भी जाता जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ऑब्वियसली क्या होगा, बेसिकली आपके जो जितने भी नेक्स्ट जनरेशन रहेंगे, फिर उसमें ये वायरस इंक्लूडेड रहेगा, एडिशनल रहेगा, बट वो डिफेक्ट मतलब आपका डिफेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली वन विल बी ट्रांसमिटिंग HIV टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। ओके, सो जब भी वो जर्म लाइन सेल्स को इन्फेक्ट करता है, तो ऐसे वायरसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोजीनस रेट्रोवायरस या प्रोवायरस, ठीक है। एंडोजीनस मतलब एंडो मतलब अंदर, ठीक है। ओके, एंडोजीनस मतलब आपका जो वायरस है वो इंटीग्रेट होके बैठा है किसमें, जेनेटिक मटेरियल में इंटीग्रेट होके बैठा है, किसके जेनेटिक मटेरियल, एग या स्पर्म में, ठीक है। तो एंडोजीनस रेट्रोवायरस या प्रोवायरस भी बोल सकते हैं। दूसरा जो है, जो रेट्रोवायरस आपके जर्म लाइन सेल्स में इंटीग्रेट नहीं होते, उनको बोलते हैं एक्सोजीनस रेट्रोवायरस और एक्सटर्नल वायरस। अभी ऐसे वायरसेस है जो सोमैटिक सेल्स में इंटीग्रेट होता है, बट आपके एग एंड स्पर्म में इंटीग्रेट नहीं होता। अब ये इसमें फ़ायदा क्या, कि यू विल बी इन्फेक्टेड बट योर नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट बी इन्फेक्टेड, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो ये है एक्सोजीनस रेट्रोवायरस और एक्सटर्नल वायरस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, जो रेट्रोवायरस है जैसे HIV हो गए, उसमें 2 कॉपीज ऑफ पॉजिटिव SS या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA स्ट्रैंड्स रहते हैं, ठीक है, और उससे रिवर्स ट्रांसक्राइब करके उसको cDNA में कन्वर्ट किया जाता है, और ये C डबल स्ट्रैंडेड DNA ये आपका इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट क्रोमोसोम, ओके। अभी एक बार होस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो गया, तो अभी होस्ट का जो जब भी ट्रांसक्रिप्शन करना रहेगा, तो होस्ट का ही RNA पॉलीमरेज यूटिलाइज करेगा और ट्रांसक्रिप्शन या उसका कॉपीज जनरेट करना है, तो रेप्लिकेशन में भी वही यूटिलाइज होने वाला, होस्ट का मशीनरी यूटिलाइज होने वाला, ठीक है। Okay, the mRNA are then spliced and exported into cytoplasm of cell, where they will be translated by cellular protein machinery. तो प्रोटीन मशीनरी
इसका सेल का यूटिलाइज होगा। ओके, और अगर फुल लेंथ mRNA जनरेट होता तो वो न्यू रेट्रोवायरसेस बनाने के लिए काम आ जाएगा। ओके, सो अभी हम लोगों ने रेट्रोवायरसेस देखे, तो ये असेंबली, मैच्योरेशन एंड रिलीज देखने से पहले हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग एक वीडियो देख सकते हैं स्मॉल HIV से रिलेटेड। ठीक है, तो होपफुली दिख रहा है यूट्यूब वीडियो? यस, दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है। ओके, सो ये बता देना साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, The replication of HIV-1 is a multi-stage process. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral drugs. ओके, सो आवाज आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4 positive T lymphocyte. ओके, सो ये HIV का दिखा रखा है, तो ये HIV जो एक पर मतलब जिनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, जो सेल्स के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं उसको ही जाके बाइंड करते हैं। ठीक है, Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and co-receptors such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes. ओके, सो ये रिसेप्टर्स का नाम बताया CCR5 या CXCR4। ठीक है, और ये कुछ ही सेल्स के पास है हमारे, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of two glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a ओके, सो ये हम लोगों ने देखा ना, फर्स्ट स्टेप हमेशा HIV के कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया भी, तो फर्स्ट चीज़ है अटैचमेंट। अगर अटैचमेंट नहीं हो पाया तो फिर आपका डिजीज इन्फेक्शन होगा ही। ठीक है, conformational change in GP120. This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes. ठीक है, अभी पेनिट्रेशन का उसका अभी देखो, अभी ये क्या होगा, पेनिट्रेशन होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो जो रिसेप्टर्स है वो एक बार कनेक्ट हो गए तो फिर वो एक दूसरे को पास में लाएंगे, वायरस को और सेल। The viral nucleocapsid enters the host cell and breaks open, releasing 2 viral RNA strands and 3 essential replication enzymes: integrase, protease, and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. ठीक है, तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताया गया। ठीक है, अभी आपको इधर बेसिक प्रोटीन मॉर्फोलॉजी दिख रही रहेगी। ठीक है, फोल्डिंग्स दिखेंगे। ठीक है, It has 2 catalytic domains, the ribonuclease H active site and the polymerase active site. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix. Ribonuclease ओके, सो ये हम लोगों ने आई थिंक पहले भी देख चुके हैं हम लोग कि RNA से cDNA कैसे जनरेट होता है, राइट? RNA DNA हाइब्रिड जनरेट होता है एंड देन फिर बाकी सब ये होता है। ठीक है, देखते हैं। H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Now integrase goes into action.
It cleaves a dinucleotide from each 3' end of the DNA, creating two sticky ends. ओके, सो इंटीग्रेस का काम क्या? इंटीग्रेट करना है, इंसर्ट करना है इनटू होस्ट क्रोमोसोम, ठीक है? Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates its integration into the host cell genome. The host cell genome now contains the genetic information of HIV. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. ओके, एक्टिवेशन इधर क्या बोला है? अगर स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई है, ये बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर्स हो गए, तो तभी ये HIV एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? The viral messenger RNA migrates into the cytoplasm, where building blocks for a new virus are synthesized. Some of them have to be processed by the viral protease. Protease cleaves longer proteins into smaller core proteins. This step is crucial to create an infectious virus. Two viral RNA strands and the replication enzymes then come together and core proteins assemble around them, forming the capsid. This immature viral particle leaves the cell, acquiring a new envelope of host and viral proteins. ठीक है, तो इधर जो एनवलप लिया वो होस्ट से उठाया, और ये जो निकल रहा है जो वायरस, इसको बडिंग प्रोसेस बोलते हैं, बडिंग, BUDDING, बडिंग प्रोसेस, ठीक है? The virus matures and becomes ready to infect other cells. HIV replicates billions of times per day, destroying the host's immune cells and eventually causing disease progression. Drugs which interfere with the key steps of viral replication can stop this fatal process. Entry into the host cell can be blocked by fusion inhibitors, for example. Inhibition of reverse transcriptase by nucleoside inhibitors or by non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors is part of standard antiretroviral regimens. The action of integrase can be blocked. Protease inhibitors are also part of standard antiretroviral therapy. Each blocked step in viral replication is a step towards better control of HIV disease. ओके, सो ये ध्यान रखो कि जो आपका HIV को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, उसको मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक बार इंटीग्रेट हो गया तो फिर इट विल रिमेन देयर फॉर लाइफ टाइम, ठीक है? जब तक आदमी जिंदा है तब तक उधर ही रहेगा, उसके बाद तो ऑब्वियसली उसका कुछ मतलब नहीं। बट एक, क्योंकि वायरस इंटीग्रेट हो जाता है ना होस्ट क्रोमोसोम में, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट वीक पॉइंट। नहीं तो वी हैव सम काइंड ऑफ मेडिसिन, जिसे उसको HAART बोलते हैं, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, ठीक है? हार्ट, HAART, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, ठीक है? जो कि प्रोटीएज इनहिबिटर हो गया, इंटीग्रेज इनहिबिटर हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर हो गया, और वो इतनी मतलब काफ़ी महंगी दवाई है, ठीक है? एंड इंडिया का खाली आई थिंक सिप्ला ही जो है मैन्युफैक्चर करता है, और वो करीबन 60 या 70 रुपीज़ पर डे का उसका खर्चा आता है, 70 रुपीज़ पर डे का, ठीक है? अगर आप वही चीज़, अगर आप US में रहते हो, तो वही चीज़ आपको $3,000 to $8,000 पर मंथ के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। सो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? ओके, सो जो सिप्ला का जो ये जिसने बहुत सस्ते में जो एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया था, उसको काफ़ी अच्छा सिटीजन, इंडियन सिटीजन अवार्ड भी मिला है, पद्म भूषण मिला है शायद, ठीक? आगे चलते हैं। ओके, सो होपफुली आपको HIV के बारे में समझ में आया रहेगा।
यस एनिमेशन, तो मैं एनिमेशन आपको गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूँगा। होपफुली आप लोगों ने देखा रहेगा, आई हैव शेयर्ड मैनी नोट्स इंक्लूडिंग आगे के रेगुलेशंस के भी मैंने डाल के रखे, एडवांस में डाल के रखे, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ओके, नेक्स्ट है असेंबली। ओके, असेंबली हम लोग आ जाते हैं। असेंबली में क्या हो रहा है कि अभी देखो क्या हुआ इधर, हम लोग ने जीनोमिक मटेरियल देखा कैसे रेप्लिकेट हो रहा था, राइट, एंड कैसे इंसर्ट हुआ, कैसे पेनिट्रेट किया, कैसे अनकोटिंग किया, एंड जीनोमिक मटेरियल एंड प्रोटीन्स कैसे फंक्शन हुए। अब आ जाते हैं हम लोग असेंबली। अभी असेंबली इंपॉर्टेंट है क्योंकि वायरस को अभी दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करना है, एंड प्रोजेनी ऑब्वियसली वो खुद नहीं करेगा, प्रोजेनी फाजेस बनाएगा। तो जब भी वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक प्रोजेनी फाजेस के लिए सारे मटेरियल अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो कोई भी फाज बनाना है तो आपके लिए उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड देना पड़ेगा, उसका फुल लेंथ जीनोम देना पड़ेगा। अगर आरएनए वायरस है तो उसको आरडीआरपी देना पड़ेगा, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज देना पड़ेगा, या इंटीग्रेज एंजाइम हाई बना के हर क्या बोलते हैं बिरियोन में या जो फाज है उसके अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है, सब में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। ओके, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई असेंबली, मैच्योरेशन एंड रिलीज ऑफ वायरल पार्टिकल। अभी हमारे एज एन रिसर्चर्स में अभी तक लिमिटेशंस है कि हम लोग असेंबली, मैच्योरेशन एंड रिलीज को हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, ठीक है, कि कब क्या होता है, ठीक है, और डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट स्टेज नहीं कर पाए। बट थोड़ा सा हम लोगों ने उसको थियोरेटिकली डिस्टिंग्विश किया, ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोग अभी तक डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। तो असेंबली के एक की स्टेप है रेप्लिकेशन में, ठीक है। इन दिस इमेच्योर वायरल पार्टिकल आर फॉर्म। इमेच्योर वायरल पार्टिकल, मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि असेंबली के बाद मैच्योरेशन स्टेज है तो उसका भी कुछ काम रहेगा। ओके, ओके, तो इमेच्योर वायरल पार्टिकल फॉर्म होते हैं। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फाज शुड बी असेंबल्ड टू क्रिएट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, बट वो अभी जो वायरस है वो अभी तक इमेच्योर है। At the same time, assembled structure must be able to disassemble when it starts new infection. अच्छा, असेंबली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक बार असेंबली हो गई तो फिर वो आपका वो जो कैप्सिड है वो डिसअसेंबल ना हो। तो ऐसा असेंबली होना चाहिए कि वायरस का डीएनए अंदर गया, फिर वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में फिर वो वापस बाहर भी आना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। कि ऐसा नहीं कि एक बार फेविकॉल जैसा है कि वो चिपक गया तो चिपक गया, उसके अंदर फिर बाहर ही नहीं आने वाला, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वायरस जो है असेंबली भी ऐसा होना चाहिए कि वो डिसअसेंबल भी हो जाना चाहिए जब भी उसको टाइम एक परफेक्ट टाइम पीरियड में, ठीक है। ओके, the assembly of phage starts when appropriate concentration of virus protein and nucleic acid are reached. तो ठीक है, सो इसमें क्या बोला, जब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वायरस प्रोटीन्स रहेंगे, कैप्सिड जो भी हो गया, आपके टेल्स हो गए, जो भी है, बेस प्लेट हो गया, वो जब हाई कॉन्सेंट्रेशन में पहुंच जाएगा और न्यूक्लिक एसिड जो है उसका जो न्यूक्लिक एसिड रहेगा वो भी हायर कॉन्सेंट्रेशन में पहुंच जाएगा, तब जाके उनका असेंबली होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वायरस का प्रोटीन हाई लेवल पे पहुंच गया बट न्यूक्लिक एसिड लो कॉन्सेंट्रेशन में, तो ऑब्वियसली फिर पैकेजिंग इतना अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो इसमें वही बताया। और ये एक पर्टिकुलर साइट में ही वायरस का जो प्रोटीन्स है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में बनता है, न्यूक्लिक एसिड भी हायर कॉन्सेंट्रेशन, और वो लोकलाइज्ड हो जाता है, एक पर्टिकुलर जगह लोकलाइज हो जाता है, ठीक है। और कैसे लोकलाइज्ड होता है, क्यों लोकलाइज्ड होता है, वी स्टिल डोंट नो, उसके बारे में काफ़ी सारे थियरीज होंगे, हाइपोथेसिस होंगे, बट कैसे होता है एक्चुअल प्रोसेस क्या नहीं पता। The genomic nucleic acid are packed into pre-existing shell form via self assembly of viral capsid protein. अभी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेल्फ असेंबली के बारे में। अभी ऐसा बोला जाता है जो वायरल का जो ये जैसे कैप्सिड रहता है, इंस्टेड ऑफ वो हम लोगों ने हेक्सागोनल शेप देखा था, उसके जगह ये गोल फॉर्म में रहता है, मतलब सर्कुलर है, एज इन स्फेरिकल फॉर्म में रहता है। और अंदर क्या रहता है, कुछ प्रोटीन्स रहते हैं जो इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स रहते हैं। और जो वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो अंदर आ जाता है, ठीक है। इट मे बी सेगमेंटेड और इट मे बी लीनियर, ठीक है, ठीक है।
मोनोपार्टाइट भी हो सकता है। ओके, तो और ये भी बोला गया है इसकी जो असेंबली है ये कैसे असेंबल हुआ है, ऐसा हो सकता है कि वो सेल्फ असेंबल हुआ रहेगा। तो ये मतलब ये जैसे छोटे छोटे प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, तो ये अपने आप ही असेंबल हो जाता है। कैसे असेंबल होता है वी स्टिल डोंट नो कि ये अपने आप कैसे असेंबल हो जाता है। और अगर हम लोग पता लगा पाए कि ये कैसे खुद सेल्फ असेंबली कैसे हो रही है और कैसे प्रोसेस से हो रही है, तो वी कैन समहाउ इनिबिट दिस प्रोसेस ऑफ सेल असेंबली। तो हम लोग का क्या होगा, वायरल रेप्लिकेशन उधर ही स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो वी स्टिल डोंट नो कि असेंबली कैसे होती है। ठीक है, अभी एक बार ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है तो ये क्या इमेच्योर, अभी भी इमेच्योर स्ट्रक्चर है। ठीक है, असेंबली साइट साइटोप्लाज्म हो सकता है या न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, या इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकता है। डिपेंड करता है कि वायरस कौन सा है। ठीक है, वायरस कौन सा, वायरस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वायरल डीएनए वायरस है तो उसका असेंबली हो सकता है कि न्यूक्लियस में हो। ठीक है, या अगर वायरस आरएनए वायरसेस है तो उस साइटोप्लाज्म में होगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है मेच्योरेशन। अभी इसमें मेच्योरेशन क्या बोला कि वायरल एंड सेलुलर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन मेच्योरेशन। तो इसमें ये बोलते हैं कि जो वायरल एंड जो सेलुलर प्रोटीन्स है वो इन्वॉल्व है। तो ये इधर प्रोटीज के एक्शन के वजह से क्या हो जाता है, ये ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब स्पेरिकल रहेगा तो फिर जो अंदर जो स्ट्रक्चर होल्ड करके बैठे हुए उसकी वजह से ये वो प्रोटीज इधर अंदर ट्रीट कर देता है एंड देन it converts into a particular कैप्सिड स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे ऐसे कैप्सिड जनरेट हो जाता है। हेलिकल से क्या से कन्वर्ट हो गया, ऐसा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हेलिकल में बोल रहा हूँ, सर्कुलर सॉरी, स्पेरिकल फॉर्म में से ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि एक मिनट, तो स्पेरिकल फॉर्म से ये इसमें अपना जो क्लासिक हेलिकल सॉरी कैप्सिड जो न्यूक्लियो कैप्सिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, सो ऐसे बताया गया। ठीक है, तो स्पेरिकल फॉर्म से ये कैप्सिड फॉर्म में कन्वर्ट है। तो ये इट इज बाय ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीज। तो इसमें क्या हो जाता है, ये वायरस अभी एज ए मैच्योर हो गया। ओके, तो इट में अंडरगो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। The cleavage results in delicate changes in viral particle। तो वायरस पार्टिकल में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव या डेलिकेट चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, वायरस की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे मैं इधर बताया स्पेरिकल से वो अपने क्लासिक न्यूक्लियोकैप्सिड फॉर्म में आ गया। तो इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दिस प्रोटीएस एक्शन रिजल्ट्स इन मैच्योरेशन फाज। तो जो फाज का क्या हो जाता है, मैच्योरेशन होता है। इसलिए जो प्रोटीएस का जो है उस पर ज़्यादा हम लोग एंटी रेट्रोवायरल अगर हम लोग को ट्रीटमेंट करना है तो प्रोटीएस को की एक्शन को बंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फाज क्या होगा, मैच्योर नहीं हो पाएगा, इमेच्योर का इमेच्योर रहेगा। जब तक इमेच्योर रहेगा ऑब्वियसली वो रिलीज भी नहीं होने वाला एंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। ओके, सो समझाइए। यस और नो? ओके ओके, आगे आ जाता है रिलीज। तो रिलीज में क्या बोला, तो एक बार प्रोजेनी फाजेस मैच्योर हो गए, ठीक है, तो अभी वो क्या रिलीज के लिए तैयार है। ठीक है, कभी रिलीज होगा, कैसे रिलीज हो सकते हैं, एक तो होस्ट का सेल, होस्ट का जो है उसका सेल का लिसिस कर हो जाएगा। तो ऐसे जो वायरसेस जो लिसिस कॉज करते हैं उनको लिटिक फाज बोला जाता है या लिटे वायरसेस बोला जाते हैं। ठीक है, सो जैसे हमारा आपका T4 फाज हो गया तो वो क्या करता है, लिसिस कॉज करता है। ठीक है, या बडिंग प्रोसेस से निकल जाता है। अभी हम लोग ने बडिंग प्रोसेस अभी देखा था HIV में। अगर तुम लोग इधर देख पाओगे, एक मिनट,
तो ये हम लोगों ने देखा था, ये क्या एक मिनट, ये क्या बडिंग प्रोसेस है। ये इसमें क्या हो रहा है, सेल का लिसिस नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सेल के थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बडिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। इट इज नथिंग बट बडिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये बडिंग प्रोसेस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू निकल जाता है। तो इसमें रेट्रोवायरसेस हो गए, टोगा वायरस हो गया, ऑर्थोमिक्सो वायरस हो गए। ऑर्थोमिक्सो वायरस ये इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, ठीक है। पैरामिक्सो वायरस हो गया, कोरोना वायरसेस हो गए, ठीक है, फेवरेट हमारा कोरोना वायरस, एंड रैप्डो वायरस जो रेबीज कॉज करता है, ठीक है। वायरसेस दैट रिलीजेस बाय बडिंग में डैमेज होस्ट, ठीक है। बडिंग से रिलीज हो रहा है तो ये होस्ट सेल को डैमेज कर देता है, ठीक है। जैसे पैरामिक्सो हो गया, टोगा, रैप्डो, और मे नॉट डैमेज द होस्ट। तो जब बडिंग प्रोसेस से निकल रहा है तो होस्ट को डैमेज करके निकल सकते हैं या होस्ट को डैमेज नहीं करेंगे। अभी ये मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर होस्ट को डैमेज नहीं कर रहे सो दी वो एक ही होस्ट बिलियंस ऑफ वायरसेस जनरेट कर पाएगा, ठीक है। बट अगर एक बार होस्ट को डैमेज कर दिया तो वो निकल जाता है, तो ठीक है, तो वो सेल मर गया बेसिकली, ओके। नेक्स्ट है लेटेंट यूकैरियोटिक वायरस। अभी सॉरी, लिटिक वायरसेस में आता है। तो लिटिक वायरसेस जो रहते हैं वो नेकेड वायरस रहते हैं विदाउट एनवलप, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सेल को फाड़ के निकल रहे हैं। तो सेल फट गया तो फिर एनवलप बनेगा ही नहीं उसका, ठीक है। तो इधर ये विदाउट एनवलप रहते हैं लिटिक वायरस, और ये ब्रेक ओपन करते हैं, सेल को फाड़ के निकलता है, डिस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पोलियो वायरस हो गया, ठीक है। कुछ ऐसा भी देखा गया कि ज़्यादातर जो एनवलप्ड वायरस रहते हैं वो भी फाड़ के निकलते हैं, लिटिक वायरस के तरह काम करता है। अभी नेक्स्ट आ जाता है लेटेंट यूकैरियोटिक वायरस। लेटेंट मतलब छुपके बैठे रहना, ठीक है। तो ये HIV इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है। रेट्रोवायरसेस जैसे HIV अंडरगोस लेटेंट साइकिल, ठीक है, वेयर इन वायरल DNA इंटीग्रेट्स इनटू होस्ट क्रोमोसोम। तो ये वायरस का जो DNA वो होस्ट के क्रोमोसोम के अंदर जाके बैठ जाता है, एंड रेप्लिकेट साइलेंटली एंड रिमेन्स अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड रहता है, ठीक है। अभी क्या बोला, प्रो वायरस। प्रो वायरस मतलब क्या, जो वायरस इंटीग्रेट होके बैठा हुआ है आपके होस्ट क्रोमोसोम में, उसको प्रो वायरस बोला जाता है, ठीक है। एंड कैन बी एक्टिवेटेड एनी टाइम, कभी एक्टिवेट हो रहा है, स्टार्ट प्रोडक्टिव इन्फेक्टिव इन्फेक्शन और लिटिक फाजेस, तो प्रोडक्शन चालू करें। अभी इधर देखो अंडरलाइन किया, वायरल DNA रिमेन इंटीग्रेटेड एंड डज नॉट एक्साइज एज इज डन बैक्टीरियोफेज। तो लेटेंट लेटेंट फेज में वायरस का DNA चुपचाप बैठा रहता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहता है, जब तक उसको कुछ क्या बोलते हैं, कुछ स्ट्रेस ना फील हो, ठीक है। लेटेंसी इज ए क्रिटिकल रीजन दैट रिजल्ट इन फेलियर ऑफ एंटीवायरल ड्रग थेरेपी इन HIV। तो लेटेंसी की वजह से क्या हो रहा है, हमारा पूरा जो ड्रग थेरेपी है वो फेल हो रहा है HIV पेशेंट्स में, ठीक है। कभी ना कभी तो एक्टिव हो जाता है। अभी देखो हर्पीज वायरस का है। अभी हर्पीज वायरस ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो। तो हर्पीज वायरस का क्या बोला, ये हर्पीज वायरस आता तो STD से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, बट ये किधर जाके बैठता है, न्यूरॉन में जाके बैठता है, ठीक है। इट माइग्रेट्स डाउन द न्यूरॉन, न्यूरॉन में जाके बैठ जाएगा, लेटेंट में चल। और न्यूरॉन को कोई हमारे क्या बोलते हैं, डिफेंस मॉलिक्यूल्स, माइलॉइड एंड लिम्फोइड सिस्टम, वो हाथ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, मतलब उसको टच भी नहीं करते। तो लेटेंट न्यूरॉन्स में जाके बैठ जाता है उसके अंदर। दे डू नॉट इंटीग्रेट बट रिमेन इन एपिसोम फॉर्म, तो एपिसोम फ्री फॉर्म में भी रह जाता है। लेटर वायरस गेट्स एक्टिवेटेड बाय वेराइटी ऑफ फैक्टर। जब वायरस कैसे एक्टिवेट होता है, बहुत सारे फैक्टर, जैसे स्ट्रेस हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, इम्यून सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से वायरस एक्टिवेट है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो वायरस है वो माइग्रेट हो जाता है नर्वस सेल्स के अंदर, ठीक है, एंड रेप्लिकेट इन एपिथेलियल सेल्स। तो नर्व सेल से फिर वो वापस एपिथेलियल सेल्स में आता है और फिर उधर ग्रो करना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये बडिंग प्रोसेस का दिखा रखा है। गैग पॉल इनवी, तो गैग हो गया, पॉल, पॉल मतलब पॉलीमरेज एंजाइम्स, गैग हो गया, ENV मतलब एनवलप वायरस हो गया, गैग जो बाकी प्रोटीन्स बनाने के लिए यूटिलाइज होता है,
ठीक है। तो ये GP12041, तो ये ऐसे बडिंग प्रोसेस से निकल जाता है, ठीक है, HIV वायरस। ठीक है, तो होपफुली समझ में आया सबको। यस, ये रिपीट चाहिए किसी को? यस, ऊपर से गया कि कुछ रिपीट चाहिए, बता दो। ओके, बाकी सबको समझा? श्रेया, सामिया, साइली, रोहित, सलोनी, समझा सबको? प्रतीक्षा, पूनम, धनश्री, यस, समझा सबको? ओके, सो अभी तुम्हारे पास ये है कि कैन वी स्टार्ट विद टोबैको मोज़ेक वायरस, या शुड बी मूव टू मतलब नेक्स्ट लेक्चर? 2 पेज का है टोबैको मोज़ेक वायरस, स्टार्ट करूँ या शुड आई स्टॉप? यस और नो? पढ़ाऊँ आगे? ओके, हेलो, ओके, सो आगे चलते हैं फिर। 2 लोगों ने यस बोल दिए, बाकी लोग वेट कर रहा हूँ। ओके, सो एक काम करता हूँ, मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ उससे पहले। ओके, इधर आ जाते हैं। ओके, होपफुली वीडियो दिख रहा है। यस, सो आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो। जस्ट देखो खाली कैसे वायरस रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वायरस कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में दिखा। Every cell in your body is a tiny factory, constantly making proteins. Your genetic code, or DNA, directs every activity. Protein-making machinery in the cell reads the cell's own DNA and makes sure the cell proteins go where they're needed. Viruses have their own genetic code, but they don't have the machinery to copy their DNA. ठीक है, So ये viruses need DNA your वायरसेस के बारे में नहीं बता रहे जा रहा था, ठीक है। cell's machinery to reproduce themselves. A virus starts this process by using the keys on its surface to gain entry. इन्वेजिनेशन हो रहा है, दिख रहा? Like a Trojan horse, it enters the cell. The virus releases its own DNA into the unsuspecting cell and hijacks the protein-making machinery. Now, this vital cell function becomes an assembly line for new virus particles. No longer in service to your body, the cell now serves the virus, manufacturing thousands of new virus particles, which are released to enslave more cells, thousands and thousands more. ठीक है, सो इट वाज अ वेरी गुड एनिमेशन, और इसका मैं लिंक आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। इट इज़ गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग टोबैको मोज़ेक वायरस में। ओके, नाम से पता चल रहा है टोबैको मोज़ेक मतलब टोबैको को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो रूल है बताया गया, जो प्लांट वायरसेस का नाम कैसे रखा गया, जिसमें फर्स्ट डिटेक्ट किया गया उसको ही हम लोग उसके नाम से लेते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट प्लांट ऑन विच दे वर फाउंड, हेंस टोबैको मोज़ेक इन्फेक्ट्स टोबैको। अभी इसमें बोला गया 550 करीबन स्पीशीज में, एक्चुअली गलत नंबर कोट कर रहा था इससे पहले लेक्चर्स में,
not 2000 but over 550 species of flowering plants infected by tobacco mosaic virus. Nonetheless, it is not a small number, but it is very large, 550. ठीक है, ओके. सो ज़्यादातर जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनके काफ़ी वाइड होस्ट रेंज रहते हैं. ठीक है, which allow them to be well characterized model plants. और ये टोबैको मोज़ेक वायरस ये एकदम मॉडल वायरस हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग प्लांट वायरसेस. ओके, तो सजेस्ट टोबैको को इन्फेक्ट करता है, एराप्टोसिस थैलियाना को इन्फेक्ट करता है. ओके, तो ये भी एक टाइप का मॉडल प्लांट है, एराप्टोसिस थैलियाना. ओके, तो टोबैको मोज़ेक वायरस इज टिपिकली हेलिकल शेप, और ये हम लोगों ने देखा था कि कैसे शेप रहता है उसका, और उसका डायमेंशन हम लोगों ने देखा था 300 नैनोमीटर इंटू बाई 18 नैनोमीटर या 20 नैनोमीटर रहता है. ठीक है, एंड ये इधर देखो, ये सबसे पता है मेन है क्या, मोस्ट स्टेबल वायरस, मोस्ट स्टेबल वायरस. ठीक है, तो आप नॉर्मल ट्रीटमेंट से इसको हटा नहीं सकते, इतना स्टेबल है. ठीक है, ओके. इट इज रेजिस्टेंट टू केमिकल, स्टेबल बोला है ना, तो क्या है स्टेबल इज, इट इज मच हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल फिजिकल एजेंट्स. मतलब आप इसमें यूवी और जो केमिकल एजेंट्स डालते हो उसका ज़्यादा असर नहीं होता. ठीक है, ये रेजिस्ट करते हैं ऐसे केमिकल्स एंड फिजिकल एजेंट्स को जिसमें बाकी वायरस इनएक्टिवेट हो जाता है, बट ये रेजिस्टेंट रहता है. अभी इसका जो मेन जो रीज़न है किसकी वजह से ये रेजिस्टेंट है, ये है कोट प्रोटीन. ठीक है, हम लोगों ने देखा था कोट प्रोटीन क्या रहता है, वो जो एक एक सेल कोट प्रोटीन असेंबल होता है, एक एक जो मोनोमर्स रहते हैं असेंबल होता है. ठीक है, इसकी वजह से जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिस्टेंट है. ठीक है, ज़बरदस्त रेजिस्टेंट. ठीक है, ये इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा था कि इसलिए ये ऐसा वायरस बना कि जो ये इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से ये इसको हम लोग प्यूरिफाई कर पाए, नहीं तो बाकी वायरसेस प्यूरिफाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा था कि इसको हम लोग प्यूरिफाई कर पाए. ठीक है, अभी इसमें क्या अगर हम लोग देखा जाए टोबैको मोज़ेक वायरस में जो कैप्सिड रहता है, जो हेलिकल कैप्सिड है, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 2130 CP यूनिट. CP क्या, कोट प्रोटीन. ठीक है, कोट प्रोटीन अगर हम लोग देखें एक क्या होता है, एक वन इज मोनोमर, वैसे ही 2130 कोट प्रोटीन यूनिट्स से बन के पूरा TMV वायरस जनरेट होता है. इसमें और क्या है, सिंगल पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है. ठीक है, और RNA वायरस करीबन 6400 टू 6600 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग है, या 6.4 टू 6.6 kbp बोल सकता हूँ किलो बेस पे. ओके, अभी इसमें बताया गया प्रोटीन टू RNA का रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, ये 95 to 5% का रेशियो है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन ज़्यादा है, प्रोटीन क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए रहता है एंड RNA अंदर. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. टोबैको मोज़ेक वायरस कैन सेल्फ असेंबल, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे असेंबल होता है, सेल कैसे सेल्फ असेंबल होता है, ये अभी तक आइडिया नहीं है. ठीक है, होपफुली इन फ्यूचर आइडिया हो जाए, क्योंकि वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें लर्न करने के लिए. ठीक है, इसके बारे में स्टडी करनी. ठीक है, अगर आपने प्रोटीन्स को प्यूरिफाई किया तो ये खुद ही सेल्फ असेंबल हो जाता है अराउंड RNA. ठीक है, तो ये खुद ही सेल्फ असेंबल हो जाता है. होस्ट रेंज, अभी होस्ट रेंज में क्या बताया, इट इन्फेक्ट्स अप्रोक्सीमेट ओवर 550 स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, नेचुरल होस्ट जैसे टोबैको, बहुत सारे टोबैको को भी एक स्पीशीज नहीं होती, बहुत सारी स्पीशीज होती है, उससे डिफरेंट टाइप के आपके टोबैको बनते हैं, मतलब एज एन टोबैको प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं. ओके, पेपर्स को इन्फेक्ट करता है. ठीक है, स्पाइसेस हो गए, एंड टोमेटोज एंड पोटैटोज को भी इन्फेक्ट करता है. ठीक है, तो इसमें ये करीबन बोला गया कि 30% ऑफ जो क्रॉप प्लांट है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय टोबैको मोज़ेक वायरस. सो इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक लॉस करता है. ओके, टोबैको मोज़ेक वायरस सबसे इजीली ट्रांसमिट होता है फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. ठीक है, फटाफट जैसे अगर मैंने एक इन्फेक्टेड प्लांट को खाली हाथ भी लगाया और दूसरे प्लांट को खाली मैंने टच किया तो क्या हो गया, वो इन्फेक्ट हो गया. ठीक है, इतना स्पीड रहता है ट्रांसमिशन का. ठीक है, और ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन रहता है. अभी सोचो अगर इसमें अगर इन्फेक्टेड प्लांट से कोई अगर एनिमल, छोटा एनिमल मतलब रोडेंट आता है, जैसे चूहा हो गया, तो वो भी
दूसरे प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकता है इजीली, ठीक है। अगर आपने सॉइल भी इन्फेक्टेड लिया, मतलब आप जिधर आप झाड़ ग्रो कर रहे हो और वो इन्फेक्टेड है, और उधर का सॉइल उठा के आपने दूसरे जगह डाला हेल्दी जगह में, तो उधर के जो प्लांट जिधर भी ग्रो हो रहे हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन से बहुत न्यूसेंस है, बहुत ज़्यादा न्यूसेंस कॉज करता है। टोबैको मोज़ेक वायरस सॉरी सो स्टेबल, ये इन्फेक्टिव रहता है, और ये 2 इयर्स तक सॉइल में, अगर आप सॉइल में कुछ ग्रो भी ना करो तभी भी मेंटेन आराम से ज़िंदा रहेगा। एंड आप कितना भी उसको टिलिंग करो या आप कितना सन में एक्सपोजर करो, तो टोबैको मोज़ेक वायरस ख़राब नहीं होगा, ज़िंदा रहता है। ओके। और ये विरियंस आप जितना भी प्लांट्स को ये रखो, स्टेबल रखो, वो उसमें भी आप उसको कट कर दो, या प्लांट्स को कट करते तो नीचे रेसिड्यू बच जाता है, तो उसमें भी अगर प्लांट्स इन्फेक्टेड है तो वो मिट्टी में या रूट्स में, सॉइल, दूसरे प्लांट्स जो ग्रो हो रहे हैं उसको इन्फेक्ट कर सकता है। अभी जो मेन इम्पोर्टेंट है टोबैको मोज़ेक वायरस का लाइफ साइकिल, अभी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इधर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके। तो एक मिनट, मैं पानी पी लेता हूँ। ओके। सो पहला है टोबैको मोज़ेक वायरस का मैकेनिकल ट्रांसमिशन से स्प्रेड होता है, ये तो आपको पता है। अपॉन एंट्री ऑफ जैसे ही वो अटैच होता है, पेनिट्रेट होता है, ठीक है, अंदर पेनिट्रेट होता है और फिर अनकोटिंग होता है। अभी अनकोटिंग में क्या है कि जैसे ही एंट्री ले लेता है, अनकोटिंग का स्टेप बताया कि जो कोट प्रोटीन है वो, कुछ कोट प्रोटीन रिमूव हो जाता है, ठीक है, और जो वायरस का जीनोम है वो 5 प्राइम एंड से आपका सेल के अंदर एंट्री मार लेता है, मतलब सेल से वायरस के कैप्सिड से निकल जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से अनकोटिंग स्टेप स्टार्ट हो जाता है। अभी इसमें क्या बोला है, ये कैल्शियम डिपेंडेंट का इसमें चेंजेस आता है, अनकोटिंग प्रोसेस कैल्शियम डिपेंडेंट है। और आपको अगर पता रहेगा कि जो प्लांट्स रहते हैं उसमें कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा हाई रहता है, ठीक है, वो कैल्शियम आपका नर्वस सिस्टम का ही काम करता है, ठीक है। क्या जैसे हमारे इसमें सोडियम पोटेशियम चैनल्स रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अगर पिंच करते हैं तो हम लोग को ब्रेन में रजिस्टर होता है कि कहीं हाथ कटा है या कुछ हुआ है। वैसे ही कैल्शियम एक्ट एज अ चैनल, ठीक है, इसका काम करता है, ग्रेड नर्वस सिस्टम का ही, तो वैसे ही मैं बोल सकता हूँ काम करता है, ठीक है। तो जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ओके। तो इसमें क्या बोला, किधर है, हाँ। तो ये क्या करता है, जब कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है उससे क्या होता है, कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, रिजल्ट इन अनकोटिंग ऑफ वायरल जीनोम, ठीक है। तो कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा रहेगा तो कन्फॉर्मेशन चेंज आता है, जिसकी वजह से अनकोटिंग स्टेप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टोबैको मोज़ेक वायरस रेप्लिकेट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट। अभी क्या, जैसे हम मैंने बताया कि क्या है, पॉजिटिवली सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड में जाने का उसका कुछ रोल नहीं है, वो साइटोप्लाज्म में ही रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो पॉजिटिव एसएस आरएनए, ठीक है, जीनोम जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, उसमें 5 प्राइम टर्मिनल कैप है, ठीक है। ये याद रखो, यूकैरियोटिक सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहा है, तो इसमें कैपिंग हो सकता है। तो इसमें जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो अपना खुद का कैप लेके आता है, टर्मिनल 5 प्राइम कैप लेके आता है, ठीक है, फॉलोड बाय एयू रिच रीजन, मतलब अभी आरएनए है ना, तो ए टी की जगह एयू रिच रीजन है, ठीक है, और वो 70 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग है, ओके। 5 प्राइम एंड में, 3 प्राइम एंड में भी बताया गया कि आप वो जो वायरस है वो टी आर एन ए के जैसे फोल्ड करता है। अभी मैं इधर आ जाता हूँ, जैसे ये वायरस है, ठीक है, तो ये 5 प्राइम एंड है, तो इसमें ए यू रिच रीजन है, ठीक है, ओके। तो ये 70 तक है,
ठीक। और इसमें क्या बोला गया, जो 3 प्राइम एंड है वो आपका tRNA है, बेसिकली एक टाइप का tRNA, ओके, tRNA, और ये 3 प्राइम एंड बना देता है, ओके। तो ये tRNA, और ये tRNA किसके लिए, इधर देखोगे ट्रांसफर आरएनए लाइक, तो tRNA लाइक स्ट्रक्चर जनरेट करता है और ये हिस्टीडीन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। मतलब जो tRNA ट्रांसफर आरएनए है वो अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, राइट, है कि नहीं, ट्रांसफर आरएनए, ओके। सो ये tRNA जो 3 प्राइम एंड है वो फोल्ड हो जाता है और वो tRNA जैसे दिखता है, वो हिस्टीडीन को एक्सेप्ट भी करता है इन विट्रो बोल रहे हैं। The tRNA structure is important to synthesize negative sense RNA। अभी अगर आप इधर देखोगे तो इससे ये क्या करेगा, अभी ये 3 प्राइम एंड है, तो ये ऑब्वियसली आपका इधर से आपका इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जनरेट करने का, अभी ये पॉजिटिव सेंस है तो ऑब्वियसली इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, नेगेटिव सेंस, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंस बनाने के काम आ जाता है tRNA, ठीक है। तो tRNA का क्या है, ये 3 प्राइम एंड है, तो ये प्राइमर का काम करता है और इससे आपका नेगेटिव सेंस बनाने के काम आ जाता है, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ऊपर से जा रहा, बता दो। यस, समझ में आ रहा है। ओके, अभी ये ध्यान दो कि आपका जो ये आरएनए वायरस है, ओके, आरएनए से नेगेटिव पॉजिटिव सेंस या नेगेटिव सेंस जनरेट करने के लिए आपको वायरस को क्या चाहिए, आरडीआरपी चाहिए, ठीक है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये इंपॉर्टेंट है ना। एंड इसके पास और क्या, जो फर्स्ट अभी इसमें इधर आ जाते हैं हम लोग, आरडीआरपी बनाएगा ये, इसके पास खुद का आरडीआरपी। अभी अगर हम लोग वायरस का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, अभी वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं इधर, ओके, होपफुली सबको दिख रहा है वायरस का स्ट्रक्चर। अगर इसका पॉजिटिव सेंस आरएनए देख लेते हैं इधर, और ये देखो ये क्या है, 5 प्राइम कैप है, ठीक है, ये क्या है, tRNA लाइक जो है हिस्टीडीन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। अभी आपको इधर दिख रहा है ये क्या, आरडीआरपी दिख रहा है आपको, 183 के दिख रहा है, ये 183 किलो बेस पे लॉन्ग, ठीक है, आरडीआरपी 183 किलो बेस पे लॉन्ग आरडीआरपी है, ठीक है, इधर तक, ओके। और अगर आप देखोगे इधर 126 में भी आप इधर यूएजी देखोगे तो यूएजी इधर भी है, मतलब दो ऑब्वियसली ये आरएनए है, तो यूएजी है इधर अवेलेबल, और ये क्या हो जाता है, ये इसको मिसरीड करता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम मिसरीड कर देता है और इसको ओवरलुक करके ये पूरा का पूरा आरडीआरपी अगर बनाना है तो ये पूरा का पूरा आरडीआरपी बनाता है, नहीं तो ये इधर ही स्टॉप हो जाता है। तो 10% 10 to 15% केसेस में क्या होता है, जो आपका राइबोसोम है वो इधर तक रुक जाता है और यूएजी को रिकग्नाइज कर लेता है, बट 90% केसेस में क्या होता है, वो यूएजी को रिकग्नाइज नहीं करता और पूरा का पूरा आरडीआरपी, फंक्शनल आरडीआरपी जनरेट कर लेता है, ठीक है। इसके साथ अगर आप देखोगे तो ये एमपी है, एमपी मतलब ये मूवमेंट प्रोटीन है, मतलब ये एक सेल से दूसरे सेल को हमें वायरस को ट्रांसफर करता है, ठीक है, मूव करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मूवमेंट प्रोटीन, एमपी, ठीक है, मूवमेंट प्रोटीन। ऑब्वियसली आपको ये पता है सीपी के कोट प्रोटीन, ठीक है। अभी आप देखोगे ये एक ऐसा इधर कट हुआ है, ठीक है, तो ये भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है, और ये क्या रोल प्ले करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में बताऊंगा इसका, ठीक है। तो ये फुल जीनोमिक आपको होपफुली समझ आ कि ये पूरा का पूरा जीनोमिक आरएनए है वायरस का, टोबैको मोज़ेक वायरस का, तो क्या आरडीआरपी है, मूवमेंट प्रोटीन है और सीपी है, ठीक है, और कभी कभी आरडीआरपी आधा ही बनता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं सब जीनोमिक आरएनए, सब जीनोमिक आरएनए मतलब उससे भी छोटा। तो कभी कभी क्या होता है, इधर अगर रुक गया, ठीक है, प्रोडक्शन रुक गया इसका प्रोटीन का, तो ये
इधर से लेके इधर तक, मतलब ये क्या हो गया 54 किलो बेस पे, और मूवमेंट प्रोटीन और सीपी, ठीक है। ये 54 किलो डाल्टन का कुछ प्रोटीन बनाता है। क्या प्रोटीन बनाता है ये हमको अभी तक पता नहीं। इम्पोर्टेंट है, क्यों वो इम्पोर्टेंट है मैं बाद में बताता हूँ। इधर इसलिए इसको क्वेश्चन मार्क डाला हूँ। ओके, अभी अगर सोचो खाली इतना इतना भी प्योरीफाई किया हुआ है, खाली मूवमेंट प्रोटीन देखोगे तो मूवमेंट प्रोटीन में एमपी प्रोटीन आ गया और कोड प्रोटीन्स आ गए, और सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन टोबैको मोज़ेक वायरस में वो कोड प्रोटीन है, ठीक है। ये सबसे छोटा है सब जीनोमिक आरएनए, सब जीनोमिक आरएनए सबसे छोटा कोड प्रोटीन है, बट सबसे ज़्यादा एबंडेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एबंडेंट है। ठीक है, अभी इसमें देखो जैसे मैंने बताया 183 किलो डाल्टन का, इसमें क्या बोला 183 किलो डाल्टन इज प्रोड्यूस्ड बाय रीड थ्रू ऑफ यूएजी ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। और इसमें क्या बोला, मतलब वो रीड थ्रू कर लेता है, बट 5 to 10% केसेस में क्या होता है, ये 126 किलो डाल्टन का प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ये इतना प्रोटीन इतना ही बनाता है, यूएजी में रुक जाता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है उसको, ठीक है। is produced because the ribosome stops and ट्रांसलेशन एट यूएजी, तो राइबोसोम स्टॉप कर लेता है। अभी इसको ओआरएफ बोला जाता है, ओपन रीडिंग फ्रेम बोला जाता है। तो ये एक ओपन रीडिंग फ्रेम हो गया, ये दूसरा ओआरएफ हो गया, और ये तीसरा ओआरएफ हो गया, ठीक है। वो ओपन रीडिंग फ्रेम मतलब ये एक टाइप का प्रोटीन बना रहा है, ये अलग प्रोटीन बना रहा है, ये अलग प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, और ये एक अलग प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, मतलब आरडीआरपी हो गया, ठीक है, बट शॉर्ट बना है, ओके, ठीक है। तो ये एक ही आरएनए आपका दो टाइप के आरडीआरपी बना रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो बाकी के दो ओवरएफ है वो मूवमेंट प्रोटीन और कोड प्रोटीन जनरेट करते हैं। आगे चलते हैं। वायरल आरएनए इज इन्फेक्शियस, आरएनए इज इन्फेक्शियस एंड एक्ट एज एमआरएनए। ऑब्वियसली पॉजिटिव एसएस आरएनए है ना, पॉजिटिव सेंस आरएनए, तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है। और ट्रांसलेट होने के लिए आपको वायरस का मशीन की ज़रूरत नहीं है, और एमआरएनए का जैसे एक्ट कर रहा है, तो ये होस्ट का सेल, होस्ट का जो सेल है वो उसका ही मशीनरी लेता है, ठीक है। आफ्टर वायरल आरडीआरपी सिंथेसाइज, ये इंपॉर्टेंट है, it begins to replicate full length minus sense negative sense ssRNA or 3 additional shorter negative sense ssRNA termed as subgenomic RNA which functions as monocistronic RNA, ठीक है। तो ये फुल लेंथ बना सकता है, ठीक है, या सबजेनोमिक आरएनए जनरेट कर सकता है, ओके ओके। The smallest subgenomic RNA is viral mRNA that codes for CP। तो कोड प्रोटीन सबसे छोटा, ठीक है, आरएनए जो जनरेट होता है, और ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। फिर मिडिल साइज जो है इधर अगर हम लोग देखेंगे, तो ये जो मूवमेंट प्रोटीन एंड कोड प्रोटीन, ये मूवमेंट प्रोटीन बनाता है 30 किलो डाल्टन का, ओके। और मूवमेंट प्रोटीन क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वायरल सेल टू सेल स्प्रेड, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में स्प्रेड होने के लिए। अभी अगर आप देखोगे इधर होपफुली आपको डायग्राम दिख रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये मूवमेंट प्रोटीन है, एमपी दिख रहा है, एमपी आरएनए हो गया, तो ये मूवमेंट प्रोटीन एंड आरएनए फॉर्म वीआरसी, फ्रॉम वीआरसी। तो वीआरसी का हम लोग देखेंगे, तो ये क्या होता है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन के ये प्लाज्मोडेस्माटा से ये दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अभी इसमें थ्योरी बहुत सारे हैं कि वीएमसी, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वीआरसी वीएमसी, वो मूवमेंट करने में मदद करता है, या मूवमेंट प्रोटीन ही अकेला काफ़ी है, या तीसरा जो है वो बीटा 13 ग्लूकोनेस है, जो कि मूवमेंट पूरा का पूरा जो वायरस है उसका आरएनए से लेके सारे प्रोटीन्स का मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है, मतलब दूसरे एडजेसेंट सेल्स में इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बताया, ओके।
इधर आ जाते हैं हम लोग। तो इसमें क्या बोला, मूवमेंट प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायरल सेल टू सेल स्प्रेड, सेल टू सेल स्प्रेड होने के लिए। ओके, अभी आगे आ जाते हैं। ओके, अभी मैंने जैसे बताया ये सब जीनोमिक आरएनए, जो सबसे लार्जेस्ट सब जीनोमिक आरएनए, इसमें आपका ये छोटा सा पार्ट आ गया, ठीक है, 54 किलो डाल्टन का ये, ठीक है। अभी ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये देखा गया जिस जिस सेल में इन्फेक्शन हुआ है टोबैको मोज़ेक वायरस का, उसमें ये वाला आरएनए या इसके प्रोटीन्स नहीं रहते हैं। ध्यान से सुनो, नहीं रहते। और जो जो सेल में ये जीन जो आरएनए, सब जीनोमिक आरएनए पाया गया, दे आर रेजिस्टेंट टू टोबैको मोज़ेक वायरस। ध्यान से सुन रहे हो, जिधर जिधर ये 54 किलो डाल्टन का जो आरएनए पाया गया है, वो सेल, दैट सेल्स आर रेजिस्टेंट टू टोबैको मोज़ेक वायरस। मतलब अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो ये पूरा का पूरा प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। RDRP इम्पोर्टेंट है। तो ये अगर ये रहेगा तो पूरा टोबैको मोज़ेक वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, मैकेनिज्म इज स्टिल अननोन, ठीक है। तो ये हो सकता है अगर आपको टोबैको मोज़ेक रेजिस्टेंट प्लांट वेराइटीज़ बनाने, तो आपको खाली ये जीन उठाना है और सेल के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। और ये जब सेल इंटीग्रेट, ये जो जीन है इंटीग्रेट हो जाएगा, और जब ये प्रोटीन बनाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो टोबैको मोज़ेक वायरस ये सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। एक्सटर्नली जो वायरस आएगा वो इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। हो सकता है ये सिग्नल दे कि ये सेल ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस की ये कैपेसिटी रहती है कि इट कैन आइडेंटिफाई अ सेल एंड डज नॉट इन्फेक्ट अनदर सेल। मतलब जैसे एक ये वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया है एक बार, ठीक है, तो दूसरा वायरस आएगा, तो ये उसको पता चल जाता है कोई सिग्नल से कि ये सेल ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो इसको री इन्फेक्ट नहीं करता, ठीक है, री इन्फेक्ट नहीं करता, ठीक है, तो उसको छोड़ देता है। एक बार अगर सेल इन्फेक्टेड रहेगा वायरस से, तो दूसरे वायरसेस वो ही सेल को इन्फेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो हो सकता है ये मैकेनिज्म वो एक्टिवेट हो सकता है कि आपका 54 किलो डाल्टन का अगर आपने जीन अंदर डाल दी, तो दूसरे वायरसेस को लगेगा कि ये सेल ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो इसको इन्फेक्ट करने का मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये 54 किलो डाल्टन का अगर जीन हम लोग दूसरे प्लांट्स में अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसफ़र कर दें, तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा टोबैको मोज़ेक वायरस रेजिस्टेंट वेराइटीज़, ठीक है। समझ रहे, ये ऊपर से जा रहा, यस, समझा। अगर आप ये वाला जीन डाल देते हो 54 किलो डाल्टन का, तो आपको क्या होगा, आपके जो प्लांट वेराइटीज़ रहेंगे वो रेजिस्टेंट रहेंगे, ठीक है, सिंपल। Okay. It is recently proposed that tobacco mosaic virus infection is spread quickly from cell to cell contact via viral replication complexes. तो VRC जो हम लोगों ने बात कर रहे थे, वायरल रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स के थ्रू, वो इधर दिखा रखा है। तो VRC के थ्रू, वायरल रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स के थ्रू, ये जल्दी जल्दी दूसरे सेल में फैल जाता है या स्प्रेड हो जाता है। VRC increases in size ion, the endoplasmic reticulum, and in association with protein cytoskeleton. तो प्रोटीन साइटोस्केलेटन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आयंस के थ्रू ये दूसरे उसमें फैल जाता है, ठीक है। इसमें ये भी बोला गया, द VRC मूव अलोंग द माइक्रोट्यूबुल ऑफ फिलामेंटस एक्टिन एंड मायोसिन। तो VRC जो माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं, जिसकी वजह से सेल का इंटीग्रिटी मेंटेन रहता है, सेल का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो एक्टिन मायोसिन के वजह से वो एंड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा ये VRC वायरल रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा मूव कर लेता है, ठीक है। The movement through plasmodesmata is facilitated by action of viral एक मिनट है।
Okay. तो movement through plasmodesmata is facilitated by action of viral movement protein और VRC. तो जो इधर वायरस मूव कर रहा है, इधर से एक सेल से दूसरे सेल के अंदर से अंदर जंप मार रहा, वो VRC की वजह से हो सकता है या मूवमेंट प्रोटीन की वजह से हो सकता है, ठीक है. और बाय बीटा 13 ग्लूकानेज होना चाहिए, ग्लूकानेज, ठीक है. इधर स्पेलिंग रॉन्ग है, इसको रेक्टिफाई कर लेना. ग्लूकानेज, ठीक है, ग्लूकानेज, ठीक है, वो सेल का ग्लूकानेज है. ओके. सो देख, अगर आप देख पा रहे हो, देखो टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये वायरल जीनोमिक आरएनए, ठीक है. आरडीआरपी है, मूवमेंट प्रोटीन है, कोड प्रोटीन है, ठीक है. इधर से वायरल का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है. और फिर मूवमेंट प्रोटीन एंड आरएनए फ्रॉम वायरल एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स जनरेट हो रहा है, ठीक है. और VRC एसोसिएटेड विद सेल साइटोस्केलेटन, ये साइटोस्केलेटन है, एफेक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, ठीक है. और ये मूव करता है प्लाज्मोडेस्माटा से, ठीक है. तो ये जो मूवमेंट प्रोटीन हो गया, VRC हो गया, ये क्या करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा को थोड़ा और ओपन करने के लिए काम करते हैं, ताकि पूरा का पूरा जो VRC कॉम्प्लेक्स है वो निकल जाए और ट्रांसफ़र हो जाए फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ठीक है. और एक बार वायरल रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स अंदर चला जाता है दूसरे सेल में, तो वो रेप्लिकेट करना चालू कर देता है, ठीक है. तो मतलब वो सेल को भी इन्फेक्ट कर देता है. तो ऐसे पूरा टोबैको मोज़ेक वायरस फैल जाता है. ओके, एंड होपफुली समझा रहेगा. नेक्स्ट हम लोग कंट्रोल देख रहे हैं, बस ये लास्ट है. उसके बाद हम लोग कल इन्फ्लुएंजा वायरस देखेंगे. समझा इतना कैसे फैलता है? यस, टोबैको मोज़ेक वायरस. ठीक. नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंट्रोल, कैसे कंट्रोल करें टोबैको मोज़ेक वायरस. तो फर्स्ट लाइन में लिखा है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट टोबैको मोज़ेक वायरस इन्फेक्शन. बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरस क्या बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इम्पॉसिबल है प्रिवेंट करना. बट इसमें जैसे मैंने पहले बताया था, 30% क्रॉप्स की जो लॉस करता है, यील्ड 30% तक डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आपका मार्केट वैल्यू भी आपको कम मिलेगा, ठीक है. और जो वायरस है वो वायबल, जिंदा रह जाता है. डेट में आप उसको, आप प्लांट को दफना भी दो या उसको सॉइल के अंदर रख दो, 2 साल तक भी रख दो, 3 साल तक रख दो, वो जिंदा रहेगा वायरस, उसका कुछ नहीं होने वाला. और फिर टोबैको मोज़ेक वायरस जो सिगार बनते हैं, सिगरेट बनते हैं, और अगर इन्फेक्टेड लीव्स में भी से बना रहता है, तो वो सिगार और सिगरेट में भी इन्फेक्टेड फॉर्म में ही रहता है. तो अगर आप अगर सिगार या सिगरेट जला रहे हो और आपने दूसरे प्लांट्स को टच किया उस वही सिगार या सिगरेट से, तो दूसरे प्लांट्स भी इन्फेक्ट हो जाएंगे, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है. अभी जो मेन अभी कंट्रोल जो है हम लोग बात करने वाले, कैसे कंट्रोल है. पहला है कि आप जो कंटामिनेटेड नहीं, अनकंटामिनेटेड सीड्स को ही यूटिलाइज करें. और जो आपका जिधर भी आप प्लांट्स ग्रो कर रहे हो उसको एक क्या बोलते हैं, एरिया से उसको ढक लें, ताकि दूसरे जो प्लांट्स है और उधर जो वायरसेस है अंदर ना आ पाए, ठीक है. तो ग्रीन हाउस बोल सकते हैं, फ्लावर बेड्स बोल सकते हैं. दूसरा आप क्या बोल सकते हो कि आप जितने भी आप लोग काम कर रहे हैं उनको स्मोकिंग नहीं करने दो, ठीक है, प्रोहिबिट कर दो, ताकि स्मोकिंग, क्योंकि ज़्यादातर बीड़ी वीड़ी पीते तो लोग क्या करते हैं, फिर वो इन्फेक्शन फैल जाता है. तीसरा क्या, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको हैंड वॉश रेगुलर इंटरवल्स में करने दो, क्योंकि क्या होता है, हाथ में कभी कभार टोबैको मोज़ेक वायरस आ जाता है और फिर वो स्प्रेड हो जाता है दूसरे प्लांट्स में, ठीक है. तो जितने बार हैंड वॉश करोगे उतना अच्छा. रिमूव एंड डिस्ट्रॉय ऑल इन्फेक्टेड और सस्पेक्टेड प्लांट्स फ्रॉम नर्सरीज. तो ये जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उसको निकाल के डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ठीक है. अभी ट्रांसप्लांट सीडलिंग इनटू सॉइल फ्री फ्रॉम टोबैको, टोमेटो, पेपर प्लांट रेसिड्यूज. सो आपको अगर जब भी ट्रांसप्लांट करना है सीडलिंग्स को, तो वो देखो कि आप जो सॉइल जिसमें ग्रो कर रहे हो उसमें पहले टोबैको, टोमेटो या पेपर ग्रो नहीं किया होगा, ओके, या कोई भी रेसिड्यूज ना हो उसके, ओके. अभी ये भी बोला गया, अभी जैसे ये टोबैको, टोमेटो, पेपर प्लांट है, उसको एक साथ मत ग्रो करो, ठीक है. आप उसको दूर दूर ग्रो कर सकते हो, ठीक है.
या दूसरे जगह ग्रो कर सकते हो, सिंपल। एक और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो स्प्रे करो प्लांट को, किसके, स्किम मिल्क से या बटर मिल्क, छाछ बोलते हैं, उससे स्प्रे करो। अभी आप बोलोगे छाछ से है, तो इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो मैकेनिकल स्प्रेड है वो रुक जाती है। टोबैको मोज़ेक वायरस अगर भारी रहेगा तो भारी वो अनकोटिंग हो जाएगा, तो उससे क्या होता है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके, सो जो मिल्क चेंज करते क्या करता है, पीएच को चेंज कर देता है, ठीक है। एंड देयरफॉर जो प्लांट्स हो जाते हैं या दे आर लेस ससेप्टेबल टू वायरल इन्फेक्शन। तो पीएच चेंज कर रहे हैं बेसिकली। डिस्ट्रॉय ऑल वीट होस्ट ऑफ टोबैको मोज़ेक। अगर आपको लग रहा है कि जो घास फूस है वो उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है, तो पूरा का पूरा वीड आप डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है, और उसको जला दो, बेस्ट वही रहेगा। जो सेकेंड लास्ट क्या है, सबसे बेस्ट है, रोटेट क्रॉप्स। आप रोटेट करो क्रॉप्स को, मतलब आपने अगर टोबैको पोटैटो और ये टोमेटो लगाया, तो 2-3 साल तक आप मेज़ या कॉर्न लगाओ, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो अगर वायरस जिंदा भी रहेगा तो ये मेज़ एंड कॉर्न को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, लास्ट है प्लांट टोबैको मोज़ेक वायरस रेजिस्टेंट वेराइटीज़। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस रेजिस्टेंट वेराइटीज़ आप ग्रो कर सकते हो, या आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, और जैसे मैंने बताया था इधर, ये वाला जो जीन है इंसर्ट कर दो, ठीक है, और ट्रांसजेनिक वैरायटी यूटिलाइज करो, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, सो इधर तक हम लोग ने कवर कर ली टोबैको मोज़ेक वायरस। ओके, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। ओके, सो होपफुली सबको समझ में आया रहेगा।